नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो आपका पेपर हुआ था डिलेट का, उसके स्टार्टिंग के 50 सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, जल्दी से उन्हें सॉल्व करते हैं। जो इसके बाद दोस्तों मैथ और जो रीजनिंग का पार्ट आएगा उसको हम शाम तक अपलोड कर देंगे, जो कि अच्छे से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 50 सवाल ही आपके रखे हैं। तो बिना टाइम लिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, डिस्कशन में बाद में किया जाएगा। अभी इनको खाली इनके आंसर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 था आपका, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत आपसे पूछा गया था, जो कि पाया जाता है पंजाब में। जनसंख्या पूछता तो आप यूपी बताते, लेकिन आपसे पूछा गया प्रतिशत। तो दोस्तों पंजाब में है, जो कि आपका लगभग 32% दोस्तों यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो पंजाब इसका बिल्कुल राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है दोस्तों, इसका बेसिन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यायालयिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है। जो न्यायालयिक पुनर्वलोकन होता है दोस्तों, इसका अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, या उच्चतम न्यायालय को। तो दोस्तों इसका आपका बी और सी दोनों आपके सही हो जाएंगे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों का ही दोस्तों क्या है, आपका न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। आपसे पूछा गया था कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों नहीं है, बताना था आपने, जो कि इसमें आपका है गजता चालीसा। जो आपका गजता चालीसा है दोस्तों, ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। दोस्तों इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम खाली यहाँ पे आंसरों को टिक कर रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होती है, कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट में जरूर से आप पूछेगा। दोस्तों 5वां था आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। अगर न्यायालय की जो उच्चतम आपका न्यायालय है दोस्तों, इसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी संसद है दोस्तों, उसमें ये शक्ति है कि वो आपके जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या घटा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। दोस्तों मुस्लिम लीग ने कब आपका पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1940, 24 मार्च, आपकी 24 मार्च को इसको एक्सेप्ट किया गया था, 24 मार्च 1940। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19, या इसको आप 19A भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके तहत क्या है, आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है दोस्तों, इसलिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपको जो मोबाइल फ़ोन था इसका आविष्कार किसने किया था, आप सभी जानते हैं। इसका होगा दोस्तों बी, मार्टिन कूपर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपका, NEP 2020 के अध्यक्ष है। जो NEP 2020 के दोस्तों, NEP था क्या वैसे, ठीक है, ये था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, ये थे आपके के कस्तूरी रंगन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9th का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें से वह कौन सी है जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता दोस्तों नहीं है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय सत्ता, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है दोस्तों, इसकी विशेषता नहीं है। नहीं आपसे पूछा था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी सवाल में डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर से पूछेगा। वीडियो को जब हम अच्छे से बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, तब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों कौन थे। आप सभी जानते हैं कि भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे विनोबा भावे। तो विनोबा भावे इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत संविधान में जो है संसद जो है संशोधन कर सकती है। ठीक है, वो शक्ति जो है किस अनुच्छेद में दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत ही जो संविधान है, जो संसद है आपकी, वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है, कि पीस इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स समय आया था, बिल्कुल सही दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय आया था, बिल्कुल सही दोस्तों। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कजन के समय आया था, नहीं दोस्तों, ये लिट्टन के समय पे आया था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इल्बर्ट बिल रिपिन के समय बिल्कुल सही दोस्तों। दोस्तों जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ना, इसे खत्म किया था रिपिन ने। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ये लिट्टन के समय आया था, ना कि कर्जन के समय।
कर्जन के समय जब बंगाल विभाजन हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला सुमिलित नहीं है, पूछा था तो ये वाला सुमिलित नहीं है। ठीक है, वर्नाकुलर पैसेक्ट कर्जन के समय नहीं आया था, लिट्टन के समय आया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14वें पे। वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसे मिला है? तो दोस्तों 2024 का जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे मिला है? दोस्तों वो मिला है आपका मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है दोस्तों, 2024 का जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों मिला है। सवाल नंबर 15 दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2024 वो आपका रूस में आयोजित किया गया है, और यहाँ की दोस्तों कंपनी है कोई कजान एक्स करके, ठीक है, कजान एक्सपो वगैरह कुछ कंपनी है, वहाँ पे वो इसको आयोजित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रूस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 आपके रूस में आयोजित हो रहे हैं। सवाल नंबर 216 है आपका, राजपूताना के निम्न में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो जो मेवाड़ थे दोस्तों, मेवाड़ के लोगों ने, मेवाड़ के राजाओं ने, महाराणा प्रताप वगैरह लोगों ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। तो मेवाड़ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 217वां ऑप्शन है, 17वां सवाल दोस्तों है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा, आप सभी जानते हैं तो उत्तराखंड का पहला है दोस्तों वह नंदा देवी, और सेकंड आपका दोस्तों कामेट। कामेट जो है सेकंड नंबर पे आता है उत्तराखंड में, और यह दूसरा नंबर पे आता है। इसकी ऊंचाई आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों, ठीक है, कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18 साल दोस्तों, यह है आपका 1 गीगाबाइट 1 GB डाटा के बराबर है। तो 1 जो गीगाबाइट दोस्तों होता है वो किसके बराबर होता है? आप सभी जानते हैं कि 1 GB जो है आपके 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, बिट, KB, बाइट, इस टाइप से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी जो ये आपसे पूछा गया था 1 GB, दोस्तों ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती क्षेत्रफल अधिकता में, यानी कि किस ऐसी कौन सी फसल है जो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा की जाती है या जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दोस्तों आप सभी जानते हैं गन्ना जो आपका गेहूं है दोस्तों, ये जो है सर्वाधिक यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग 30% यहाँ पे उगाया जाता है। सेकंड नंबर पर आपका चावल आता है 24% पे, फिर दोस्तों आपका जो है गन्ना आता है 9% पे, और फिर आपका दोस्तों मड़ुआ आता है 8% पे। ठीक है दोस्तों, का जो गेहूं है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों 2024 की किसे देने की घोषणा की गई है? जो नोबेल शांति पुरस्कार 2024 ये किसको दिया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदाक्यो। ठीक है दोस्तों, ये परमाणु हमला जो हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही आंदोलन चलाए थे, लोगों को जागरूक किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो संस्था है दोस्तों निहोन हिंदाक्यो की संस्था है ये। इन्हीं को जो है दोस्तों 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो नोबेल है हम इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ध्यान से। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भू संकलन आपदा घटित हुई थी? तो उत्तराखंड के किस जिले में दोस्तों मालपा भू संकलन आपदा घटित हुई थी? दोस्तों ये हुई थी आपकी पिथौरागढ़ में। दोस्तों पिथौरागढ़ में ये हुई थी। ठीक है, और इसमें करीबन 2 से 2.5 लोग इसमें मारे गए थे दोस्तों। ठीक है, ये कब हुई थी इसका सन भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 22वां, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों जो राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया था दोस्तों वो कौन था? शाहजहां था, जो राजधानी को आगरा से दोस्तों दिल्ली ले गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 दोस्तों, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है। जो आपका मणिपुर राज्य दोस्तों इसका सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? दोस्तों मैतई जो है यहाँ का सबसे बड़ा जातीय समूह है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 आपका, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? ठीक है दोस्तों, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो आप सभी लोग नबार्डा जो है आपका, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नबार्डा जो है आपका कृषि बैंक है टाइप से। ठीक है दोस्तों, सी आपका बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसमें आपकी होती है 50। ठीक है, यदि 50 लोग उस पर साइन कर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा से पास हो जाता है और आगे फिर राज्यसभा में जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इनमें से किसके पास दोस्तों शक्तिशाली नौसेना थी? आप सभी जानते हैं कि चोल वंश था दोस्तों, इनके पास एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि चोल वंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। 27 पे चलते हैं दोस्तों। 27 से आपका सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आप सभी जानते हैं कि जो सांची का स्तूप है दोस्तों इसका निर्माण अशोक ने कराया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। 28 दोस्तों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? जो कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई दोस्तों वो संविधान के किस भाग में की गई है, किसके तहत वो आता है? दोस्तों आपको सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य की जो है कल्पना की जाती है या उसमें इसका जो निहित है दोस्तों। ठीक है, आदर्श इसमें निहित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? दोस्तों सबसे जो स्थिर दोस्तों जो होता है वो होता है आपका महासागर का या समुद्रों का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। महासागर व समुद्रों का सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 30वां,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की जो गणना करती है वो कौन सी एजेंसी करती है, आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें आपके दो ऑप्शन थे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका राष्ट्रीय आय की गणना करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, कई लोगों ने भारतीय कर दिया, मुझे पता है, लेकिन इसका जो है दोस्तों केंद्रीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई थी। दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़ना आपने कि भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई थी। दोस्तों जो आम जनता जो इंटरनेट खोला गया था दोस्तों, वो खोला गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1995 से। आम जनता के लिए इस दिन खोला गया था, लेकिन उसकी जो शुरुआत दोस्तों कब हुई थी अगर बोला जाएगा तो वो हुई थी 10 अगस्त 1986 से। ठीक है दोस्तों, इस दिन से जो है ये इंटरनेट चालू हो गया था, लेकिन ये खाली शिक्षण संस्थाओं तक ही उचित था, यानी कि जो शिक्षण के संस्थान है वही इसको यूज कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए इसको आपका 15 अगस्त 1995 को जो है खोला गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है। दोस्तों आजकल तो त्वचा कैंसर हो रहा है, और जो लोगों के जो कैंसर में वृद्धि हो रही है उसका वो किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, आपसे पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि ओजोन परत में जो आपका क्षरण हो रहा है उसी के कारण जो है आपकी ये त्वचा कैंसर वगैरह जो है चीज़ें ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओजोन में क्षरण के कारण त्वचा में कैंसर और बाकी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, डिटेल में दोस्तों हम इसको बाद में पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि अभी आपके कनिष्ठ सहायक के, पुलिस के और फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के पेपर में यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। देन हम वहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से, और इस वीडियो को मैं फिर से अपलोड करूँगा। ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से आपकी जो मैथ रीजनिंग है, उसके बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, उसकी वीडियो भी अभी आ जाएगी कुछ टाइम के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष दोस्तों, सबसे पहली महिला पूछ रहे हैं तो दोस्तों आपके एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर आपसे भारतीय महिला पूछता तब आप कहते हैं सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ पे खाली आपसे सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे भारतीय होता तब आप सरोजनी नायडू करते हैं, लेकिन खाली पहली महिला पूछी थी तो एनी बेसेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहली यही थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? दोस्तों मसालों के मामले में सबसे आगे कौन आता है दोस्तों? हम ही आते हैं, यानी कि भारत आता है दोस्तों। कि कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों भारत ही जो है विश्व में मसालों का सबसे अधिक उत्पादक देश है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, 1 दिसंबर को आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2 दिसंबर को क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 36 दोस्तों आपका, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड की जीडीपी में जो है सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि जहाँ तक है दोस्तों इसका जवाब जो है तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र में जो है आपका सेवा क्षेत्र आता है और उसी का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको आप खुद भी चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे खुद भी चेक कीजिएगा कि क्या इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा जहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 237 देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों तो भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र दोस्तों वो था आपका नीलगिरी। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी में जो है आपका सबसे पहला नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित खोला गया था, ये सबसे पहला आपका वो था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सबसे पहले खोला गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? दोस्तों काफ़ी आसान सवाल था ये कि भारत में चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है सर्वाधिक, दोस्तों वो था आपका आसाम। आसाम में जो है सबसे ज़्यादा चाय आपकी उगाई जाती है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यहीं पे स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 39 आपका, दोस्तों ये है आपका रुपये जारी किया गया है। दोस्तों रुपये जो है ये किसने जारी किया है? दोस्तों आपको बता दूं जो रुपये है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों कुछ नहीं, आपका डेबिट कार्ड टाइप में सिस्टम है कुछ। ठीक है, डेबिट कार्ड टाइप का है ये। ठीक है, जो आपको कम दरों पे पैसे वगैरह देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रुपये जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। 40वां सवाल आपका, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड दोस्तों इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों आपको बता दूं कि जो टाइफाइड है इससे आपकी छोटी आंत जो है प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खाली आंत लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, छोटी आंत आपकी जो है से प्रभावित होती है। तो 40 का दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड से आपकी छोटी आंत प्रभावित होती है। सवाल नंबर दोस्तों 41 आपका, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से जो दही बन जाता है वो किस कारण से बनता है? तो आप सभी जानते हैं कि एक बैक्टीरिया इसमें काम करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन सी इसका तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूध की जो शुद्धता दोस्तों नापते हैं वो किससे नापते हैं? वो नापते हैं हम आपके लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, और दूध से दही जमने का कारण दोस्तों क्या है? लैक्टोबैसिलस वाला बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे संगठित उद्योग दोस्तों इनमें से कौन सा माना जाता है? दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सूती उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित
उद्योग माना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, सिडकुल औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है आपका देहरादून में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, देहरादून में स्थित है। इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए जो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है, इसको चाणक्य भी हम कहते हैं, उनकी रचना है ये। तो दोस्तों इसमें जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो अर्थशास्त्र है ये मुख्यतः किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है? दोस्तों ये लिखा गया है आपका राजनीति के ऊपर। तो इसमें दोस्तों क्या है आपकी राजनीति नीतियाँ हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों राजनीतियों की चर्चा पे इसमें प्रकाश डाला गया है। तो राजनीति नीतियाँ इसमें लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र का समझ किस तरह से राजनीति से है। ठीक है दोस्तों, 45 देख लेते हैं आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपने युग्म जाना था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अमजद अली खां ये सरोद बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। MS सुब्बलक्ष्मी वीणा बजाती हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों, ये वीणा नहीं बजाती हैं। ठीक है, ये एक संगीतकार हैं दोस्तों। ठीक है, ये वीणा नहीं बजाती हैं। और अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपसे कहा था कि सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों में सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि MS सुब्बलक्ष्मी वीणा नहीं बजाती दोस्तों, ये गायिका है। ठीक है, क्या है ये? एक संगीतकार है ये। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारपीन का तेल दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? काफी लोग जानते होंगे कि जो तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जो तारपीन का तेल आपका ऑप्शन नंबर डी चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तारपीन के तेल को चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसमें जो आपका वो है कृषि आयकर, ये दोस्तों आपका केंद्र सरकार के स्रोत का आय के स्रोत का साधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत का साधन नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कृषि आयकर, उनके उसमें दोस्तों नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा था आपसे, तो कृषि आयकर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा दोस्तों? वो हमारा ढोल है। कब बनाया गया था? 2015 को इसको ढोल को हमारे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में दोस्तों बाद में से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी मैं खाली आपको आंसर बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों को चेक करना होगा कितना आपका स्कोर हो रहा है, तो इसलिए खाली आंसर पर टिक कर रहा हूँ। और चलिए लास्ट सवाल दोस्तों आपका, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। दोस्तों फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड का जो प्रदूषण होता है मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो फ्लोराइड प्रदूषण दोस्तों होता है ये दांतों को प्रभावित करता है। जो आपका दंत क्षय होता है, इसको दंत क्षय बोलते हैं। दंत क्षय किसके कारण होता है दोस्तों? तो फ्लोराइड के कारण ही हमारे दांतों का क्षय होता है, हमारे दांत जो झड़ जाते हैं वो फ्लोराइड की अधिकता के कारण ही झड़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपके स्टार्टिंग के 50 सवाल। बाकी मैथ रीजनिंग हम जल्दी डाल देंगे यहाँ पे आपके लिए। हो सके तो अगर जुड़ना चाहते हैं लंबे टाइम तक तो चैनल पर रुकिएगा।